नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं निरंजन यादव सर अपने YouTube प्लेटफॉर्म निरंजन यादव सर ऑफिशियल पर। और आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो यूथ कंपटीशन टाइम्स का बुक है। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस इसमें हैं, टीआरई में पूछे जाने वाले जितने सारे जीके जीएस के क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं और इतिहास का पूरा खंड इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं और शुरू करते हैं इतिहास के क्वेश्चन से। इतिहास के खंड से हम वीडियो को शुरू करेंगे और वीडियो में सबसे पहले जो हम लोग देखने वाले हैं वो है इतिहास की बात करेंगे। तो इतिहास में अगर हम बात करें तो सबसे पहले कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पता नहीं था। तो ये था घोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पता नहीं था? घोड़ा। अगर दूसरी बात करें, दूसरा क्वेश्चन की बात करें, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा प्राचीन शहर मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो राजगृह। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? राजगृह शहर कार्य करता था। बात करें मगध एवं अंग के मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से थे? मगध एवं अंग के मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से हुआ करते थे? तो ये मिडिल गंगा यानी मध्य गंगा मैदान के हिस्से हुआ करते थे। मध्य गंगा का मैदान पूर्वी उत्तर प्रदेश और संपूर्ण बिहार तक विस्तृत है। अंग महाजनपद का क्षेत्र वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर जिले में स्थित था। मगध महाजनपद वर्तमान पटना गया तथा शाहाबाद में स्थित था, जो मध्य गंगा के मैदान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें तो कौटिल्य किस राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे? कौटिल्य किस स्थान में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे? तो ये तक्षशिला विश्वविद्यालय। कौटिल्य जिन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री, दार्शनिक और राजनीतिज्ञ सलाहकार थे। ये प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे, जो विश्व के सबसे पुराने विश्वविद्यालय में से एक था और प्राचीन भारत में शिक्षा का केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि वेन सांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या आंसर होगा? फाहियान एक चीनी बौद्ध तीर्थयात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आया था। पाटलिपुत्र शहर में फाहियान के लगभग 3 साल संस्कृत का अध्ययन किया। फाहियान ने वेन सांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जो राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। उसने कश्मीर, सियालकोट, कन्नौज तथा नालंदा में हीनयान और महायान बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था। कोई भी कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? तो इसका जो आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा ये होगा बी, समुद्रगुप्त। यानी कि चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए गुप्त शासक समुद्रगुप्त के पास एक मिशनरी भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर दिया जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय धातु कर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? लौह स्तंभ की बात करेंगे, लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? तो लौह स्तंभ दिल्ली में स्थित है। प्राचीन भारतीय धातु कर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ दिल्ली के मेहरौली में स्थित है, जिसका निर्माण संभवतः चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने कराया था। गुप्त काल में लौह निर्माण इस स्तंभ में आज तक जंग नहीं लगी है, जो उसकी उत्कृष्ट निर्माण कार्य को प्रदर्शित करता है। खीर भवानी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? अगर खीर भवानी मेला का आयोजन की बात करेंगे तो खीर भवानी मेला का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया जाता है। खीर भवानी मेला प्रति वर्ष ज्येष्ठ अष्टमी को जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। यह कश्मीरी हिंदुओं का सबसे प्रमुख धार्मिक उत्सवों में से एक है। जम्मू कश्मीर के प्रमुख मेले झीरी मेला, पूर्व मंडल मेला, चैत्रे चौदस, बहु मेला और लोहड़ी जैसे प्रमुख मेले व त्यौहार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई है? नीतिसार के लेखक कामंदक हैं। नीतिसार के लेखक कौन है? कामंदक हैं। अब इसके बारे में हम बात करें तो नीतिसार के बारे में क्या व्याख्या देता है? तो बोला जाता है कि राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार के लेखक कामंदक हैं। यह पुस्तक कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर आधारित है। यानी कि नीतिसार के लेखक जो हैं कामंदक हैं। यह पुस्तक कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर आधारित है। इसमें प्राचीन भारत के राजनीति, कूटनीति और राजकीय परिदृश्य का वर्णन किया गया है। यह पुस्तक गुप्त काल में लिखी गई थी। अब अगला क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि निम्न को सूचीबद्ध से सूची 2 को सुमेलित कीजिए।
तो अगर हम चरक की बात करेंगे तो चरक एक चिकित्सक थे। चरक क्या थे? चरक एक चिकित्सक थे। ब्रह्मगुप्त जो थे वो गणितज्ञ थे। ब्रह्मगुप्त क्या थे? गणितज्ञ थे। ब्रह्मगुप्त क्या थे? गणितज्ञ थे। और वही बराहमिहिर की बात करें तो वो ज्योतिष थे। बराहमिहिर ज्योतिष थे। विशाखदत्त नाटककार थे। विशाखदत्त क्या थे? नाटककार। विशाखदत्त नाटककार थे। जैसे मुद्रा राक्षस के लेखक जो थे वो कौन थे? विशाखदत्त थे। यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि चरक जो थे, चरक थे चिकित्सक, चरक चिकित्सक थे। ब्रह्मगुप्त जो थे वो गणितज्ञ थे। बराहमिहिर ज्योतिष हैं और विशाखदत्त नाटककार थे। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार कहाँ कहाँ हुआ? ऑप्शन ए में विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कावेरी नदी के मध्य, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से नीलगिरी के मध्य, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ए, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य। ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य तक है। दक्षिणापथ का तात्पर्य दक्षिण की ओर जाने वाली मार्ग से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, मध्यकालीन इतिहास की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन नंबर 13 के बाद, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद यही मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत होती है। मध्यकालीन इतिहास में कहता है कि इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नवरोज की शुरुआत की थी? तो फारसी त्यौहार नवरोज की शुरुआत करने वाले शासक का नाम बलबन था। बलबन पहला सुल्तान था जिसने भारत में फारसी त्यौहार नवरोज की शुरुआत की। बलबन फारसी संस्कृति और परंपराओं के प्रति अपने प्रेम के लिए जाना जाता था। उसने अपने दरबार में गैर इस्लामी प्रथा सिजदा और पैबोस की शुरुआत की थी बलबन ने, यानी सिजदा और पैबोस की शुरुआत करने वाला जो शासक था वो था बलबन। अब हम बात करेंगे तुगलक वंश की बात करते हैं। तुगलक वंश की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? इब्न बतूता मोरक्को शहर के थे। सल्तनतकालीन तुगलक वंशीय शासक मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए प्रसिद्ध खोजकर्ता एवं यात्री इब्न बतूता अफ्रीका के मोरक्को का निवासी था। वो मध्य एशिया के मार्ग से होते हुए भारत के सिंध प्रांत में वर्ष 1333 में पहुंचा। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी जज नियुक्त किया था। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? तो मैथिली भाषा का विकास कर्नाट राजवंश के शासनकाल के दौरान हुआ था। डॉक्टर राम प्रकाश शर्मा ने मैथिली के विकास की सबसे अच्छी अवधि 1206 से 1526 ईस्वी बताया है। इसी काल में ज्योतिश्वर और विद्यापति द्वारा मैथिली भाषा में सर्वश्रेष्ठ रचनाएँ की गई थी। इस दौरान मिथिला क्षेत्र में कर्नाट वंश या सिमराव वंश 1097 से 1325 ईस्वी का शासन था। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, 15वीं और 16वीं शताब्दी के धार्मिक आंदोलन की बात करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर भारत। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाया। नाथपंथी, सिद्ध और योगी दुनिया के त्याग में विश्वास करते थे। उन्होंने पारंपरिक धर्म और सामाजिक व्यवस्था के अनुष्ठान और अन्य पहलुओं की आलोचना की। उनके अनुसार निराकार परमात्मा का ध्यान तथा उसके साथ एक हो जाने का एहसास मुक्ति का मार्ग है। नेक्स्ट की बात हम करते हैं, मुगल साम्राज्य प्रशासन। मुगल साम्राज्य प्रशासन की अगर बात करें तो इसमें 5वां क्वेश्चन है, फुतुहात ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह है ईश्वर नागर के द्वारा। फुतुहात ए आलमगीरी ईश्वर दास नागर द्वारा लिखी गई थी। फुतुहात ए आलमगीरी ईश्वर दास नागर द्वारा लिखी गई थी। इसमें 1698 ईस्वी तक औरंगजेब के शासनकाल की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं शामिल है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल का मक्का या मक्का का द्वार कहा जाता था? तो आप जानते हैं सूरत को कहा जाता था। सूरत को बाबुल का मक्का या मक्का का द्वार क्यों कहा जाता था? तो देखिए इसकी व्याख्या में क्या लिखा हुआ है, सूरत बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल का मक्का कहा जाता था क्योंकि मक्का की तीर्थ यात्रा सूरत से ही शुरू होती थी। यानी मक्का की तीर्थ यात्रा सूरत से ही शुरू होती थी, इसीलिए सूरत को मक्का का द्वार कहा जाता था। सूरत गुजरात का एक प्रमुख शहर है, यह अपने वस्तुओं के लिए जाना जाता है। मध्यकाल के दौरान यह एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था, इसे पश्चिमी एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, इसमें 2 कथन दिया गया है। 2 कथन में कथन पहला कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में बाबर के आगमन के कारण क्या हुआ? उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ। क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ। या तीसरा, प्रदेश में तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई। चौथा, युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। तो इसका आंसर सी देता है। 3 और 4 इसका आंसर सही है। इसमें कहता है कि बाबर के आगमन के कारण भारत में तैमूर वंश की स्थापना हुई एवं युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद प्रारंभ हुआ। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को मध्य एशिया के फरगाना नामक स्थान पर हुआ था। बाबर ने काबुल पर अधिकार करने के बाद भारत पर 4 बार आरंभिक आक्रमण किए। अब हम बात करते हैं मराठा और संघ की। मराठा और संघ की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, अष्टप्रधान किसकी मंत्रिपरिषद थी?
तो अष्टप्रधान जो थी मराठा प्रशासन की मंत्रिपरिषद थी। अष्टप्रधान में कौन कौन से मंत्री आते थे या कौन कौन सा विभाग आता था? यहाँ पे बोलता है कि मराठा प्रशासन में शिवाजी की सहायता और परामर्श के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद होती थी, इसे अष्टप्रधान परिषद कहा जाता था। अष्टप्रधान परिषद का प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का प्रमुख था, वह शिवाजी द्वारा नियुक्त होता एवं अपने कार्यों के लिए वह शिवाजी के प्रति उत्तरदायी था। ये मंत्री शिवाजी के उच्च सचिव के समान थे, लेकिन शिवाजी मंत्री से परामर्श लेने के बाध्य नहीं थे। शिवाजी ने किसी भी मंत्री के पद को अनुवांशिक नहीं होने दिया। शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्री परिषद निम्न है। पेशवा अथवा मुख्य प्रधान राजा के प्रधानमंत्री को कहा जाता था। अमात्य पंत अथवा मजउमदार वित्त एवं राजस्व मंत्री को कहा जाता था। वाकिया नवीस मंत्री वर्तमान गृह मंत्री को कहा जाता था। सुमंत दवीर वर्तमान विदेश मंत्री को कहा जाता था। सचिव सुरू नवीस या चिटनीस राजकीय पत्र व्यवहार को कहा जाता था। न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश को कहा जाता था। पंडित राव सद्र धार्मिक कार्यों के लिए जो लोग होते थे उसको सद्र कहा जाता था या पंडित राव कहा जाता था। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 8 की बात हो गई। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद में डायरेक्ट शुरू होता है आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में मुगल साम्राज्य का पतन और स्वायत्त राज्यों का उदय के बारे में पढ़ना है। तो पहला बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? एकदम याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये इलाहाबाद की संधि है। जरा इसका व्याख्या देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का व्याख्या क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 का व्याख्या कहता है कि बक्सर की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि 1965 में की, जिसके अंतर्गत मुगल सम्राट ने बंगाल को अंग्रेजों को दे दिया। क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर बनाया गया। मुगल सम्राट ने 26 लाख रुपये वार्षिक भुगतान के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी। अब अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट की बात करते हैं दूसरा की अगर बात करें तो यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों का भारत आगमन कैसे हुआ? तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन कहता है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था? 1632 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1632 ईस्वी में पटना में अपना कारखाना स्थापित किया, जो अब पटना कलेक्ट्रेट के रूप में जाना जाता है। यानी डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 ईस्वी में पटना में जो अपना कारखाना स्थापित किया था, जिसका नाम अभी बदल करके पटना कलेक्ट्रेट के रूप में कर दिया गया है। पुर्तगाली बिहार में प्रवेश करने वाले पहले यूरोपीय थे। पुर्तगाली मुख्य रूप से मसालों और कपड़ों का व्यापार करते थे। नेक्स्ट की अगर बात करेंगे तो ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या था? ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने? तो सबसे पहले इसका आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। इंग्लैंड में भारत का अनाधिकारिक दूत दादा भाई नौरोजी माने जाते हैं। 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कर दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश जनता और संसद को भारतीय विषयों से अवगत कराया तथा भारतीयों के पक्ष में इंग्लैंड में जन समर्थन तैयार किया। इसीलिए वे भारत के दूत कहे जाते थे। इन्हें सम्मानपूर्वक भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। अब नेक्स्ट की हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम ने निर्धारित किया था कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होता है ये, बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। कोई भी बागान श्रमिक था वो बिना बागान के मालिक के अनुमति के अपना घर नहीं जा सकता था। तो ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने 19वीं शताब्दी के दौरान भारत में श्रमिकों के आंदोलन को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 1859 का अंतर्देशीय अधिनियम पारित किया। इसके तहत चाय बागानों के श्रमिकों को अपने अधिकारियों की अनुमति के बिना बागान छोड़ने पर रोक लगा दी गई, जबकि श्रमिकों को जंगल छोड़ने एवं शादी करने के संदर्भ में कोई भी प्रावधान इस अधिनियम में नहीं था। अब नेक्स्ट की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि निम्नलिखित में से किसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अब इसकी व्याख्या की हम बात करेंगे तो व्याख्या का कहता है कि दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। 1887 में इन्होंने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी। यानी भारतीय सुधार समिति की स्थापना इंग्लैंड में दादा भाई नौरोजी ने 1887 में की थी। ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय थे। इन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिल्सबरी से 1892 में चुनाव जीता। दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन सिद्धांत का वर्णन अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया था। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? यानी ब्रिटिश शासन के दौरान में वनों की जो ढेर सारा कटाई हुआ था उसका मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण की अगर बात करें तो इसका ऑप्शन
आंसर देता है उपयुक्त में से एक से अधिक। पहला कारण था रेलवे के मार्गों पर तख्तों की या स्लीपरों की मांग को पूरा करने के लिए पेड़ों को काटा गया था। शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति करने के लिए, नियोजित वनों की मांग को पूरा करने तथा चाय एवं कॉफ़ी का वृक्षारोपण करने के लिए, विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए, भूमि का उन्नत करने के लिए पेड़ों को काटा गया था। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में निर्वनीकरण का मुख्य कारण विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना था। साथ ही रेलवे का विकास, चाय बागान का विकास भी इसके अन्य कारण थे जिसके कारण वनों की कटाई की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं 1857 के विद्रोह के मध्य 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया था। तो 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहब ने अपने आप को जो घोषित किया था वो था नाइब। क्या था? नाइब था। 1857 के विद्रोह के मध्य में नाना साहब ने अपने आप को घोषित किए थे, नाइब घोषित किए थे। अब नाइब घोषित किए थे उसके बारे में ज़रा देखते हैं क्या कहता है कि 4 जुलाई 1857 को जब कानपुर से अंग्रेज़ों ने प्रस्थान किया तो नाना साहब ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की तथा पेशवा की उपाधि धारण की। इस दौरान उन्होंने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह स्वीकार करते हुए स्वयं को उनका नायब घोषित किया। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई। तो ये रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जो जारी हुई थी 1 नवंबर 1858 को हुई थी। 1 नवंबर 1858 में इलाहाबाद में अजीत दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा। उद्घोषणा में भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। भारत सचिव के पद का प्रावधान किया गया तथा उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय इंडिया काउंसिल की स्थापना की गई। 8 सदस्यीय ब्रिटिश सरकार द्वारा एवं 7 सदस्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा नियुक्त किया गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की। ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता करने वाले जो थे वो अफगान थे। रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में अफगानों ने सहायता की थी। 1857 की क्रांति में महारानी लक्ष्मीबाई ने फिरंगियों से लोहा लेने के लिए बांदा नवाब अली बहादुर द्वितीय को, जिन्हें वे अपना भाई मानती थी, को पत्र के साथ राखी भेजकर उसकी लाज रखने को कहा था। बांदा नवाब 10,000 सैनिकों के साथ झांसी लड़ने पहुंच गए थे। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। तो सबसे पहले 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित करने वाले व्यक्ति का नाम बी.डी. सावरकर था। अब बी.डी. सावरकर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। बी.डी. सावरकर के बारे में क्या लिखा हुआ है? बी.डी. सावरकर के बारे में कहता है 1857 के विद्रोह को बी.डी. सावरकर द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। उन्होंने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक बी.डी. सावरकर ने 1857 में लिखा है कि 1857 का भारतीय विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक निर्वाचन के लिए व्यापक प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति थी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे थोड़ा सा धुंधला नज़र आ रहा है, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, बस सिर्फ इसी पेज में है, फिर आगे अच्छा ही रहेगा। यहाँ पे 1857 की बात करते हैं। 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? 1857 के विद्रोह जो विफल हुआ था उसका मुख्य कारण क्या था? तो समाज के सभी वर्गों में समर्थन का अभाव था। जब समाज के सभी वर्ग एक दूसरे को सपोर्ट ही नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो विद्रोह है वो क्या हो जाएगा? असफल हो जाएगा। अब हम इसकी बात करते हैं, इसकी असफलता की बात करते हैं तो कहते हैं कि 1857 के विद्रोह की विफलता के मुख्य कारण थे अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता। दूसरा, विद्रोहियों के पास यानी अंग्रेज के पास सैनिक अच्छे थे, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम में विचारधारा नहीं थी। समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था, साधनों का अभाव था, क्रांति का देशव्यापी प्रसार न होना, आपसी फूट हो जाना। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। वो कहने वाला व्यक्ति का नाम ह्यूरोज था। अंग्रेज सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। ज्ञात हो कि 17 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई थी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अन्य जन आंदोलन 1757 से 1857 ईस्वी तक किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया? किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया? तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे ऑप्शन की। ऑप्शन कहता है कि 1856 में खानदेश की जनजातियों ने, 1855 से 56 में बिहार के संथालियों ने, फिर 1850 में छोटा नागपुर की जनजातियों में, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 का हम आंसर देखते हैं। 13 में क्या कहता है? व्याख्या जो करता है कि 1855 से 56 में बिहार के संथाल आदिवासियों ने
ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू की गई नई कर नीति के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह किया। इसे संथाल विद्रोह या हुल कहा जाता है। इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू कान्हू चांद भैरव नामक 4 भाइयों ने किया, जिसमें सिद्धू और कान्हू प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। यह विद्रोह लगभग एक वर्ष तक चला था। अब आगे की बात करेंगे, 14 की बात करेंगे तो 14 में कहा जाता है कि किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855 से 56 में हुआ था। 1855 से 56 में हुआ, किसके नेतृत्व में हुआ था? संथाल विद्रोह। तो संथाल विद्रोह सिद्धू कान्हू और चांद भैरव के नेतृत्व में हुआ था, ऊपर हम लोग देखें, लेकिन इसमें नहीं दिया हुआ है, तो इसमें हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अब अगला क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया? तो इसमें सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। यह बांग्ला भाषा का एक उपन्यास है। इसका प्रकाशन 1882 में हुआ है। अब हम बात करते हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है? तो अभी हम लोग पढ़े सन्यासी विद्रोह का, यानी कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा एक उपन्यास लिखा गया है जिसका नाम है आनंद मठ। आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह की चर्चा की गई है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित कब किया गया था? 1882 ईस्वी में आनंद मठ प्रकाशित हुआ था 1882 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? संथाल विद्रोह पहले हुआ था, बिरसा मुंडा का विद्रोह पहले हुआ था, ताना भगत विद्रोह पहले हुआ था, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक? तो इसमें हम देखते हैं कि उपयुक्त विकल्पों में से सबसे पहले घटने वाली घटना जो थी वो संथाल विद्रोह थी। 30 जून 1855 से 56 में हुआ था। संथाल विद्रोह के नेता जो थे सिद्धू और कान्हू थे, मुख्य रूप से चांद भैरव भी थे। बिरसा मुंडा का विद्रोह 1895 से 1900 ईस्वी में हुआ था। यह विद्रोह झारखंड के छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था। इसे मुंडा उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। ताना भगत आंदोलन 1914 से 20 ईस्वी में झारखंड के छोटा नागपुर में हुआ था। इसके नेता जतरा या उरांव थे। क्वेश्चन नंबर हम 19 की बात करेंगे। 19 की अगर बात करें तो 19 में क्या कहता है? ताना भगत आंदोलन संबंधित है। किस विद्रोह से ताना भगत आंदोलन संबंधित है या किससे संबंधित है? आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। ताना भगत आंदोलन आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। यह आंदोलन अप्रैल 1914 से 1919 तक चला था। यह बिहार वर्तमान झारखंड राज्य के छोटा नागपुर पठार में जतरा भगत और तुसिया भगत द्वारा किया गया था। इसे उरांव ताना भगत आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगर 20 की बात कर दें तो क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने के पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था? तो यह है बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन विद्रोह लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था। यह आंदोलन वर्ष 1831 में हुआ था। इसके नेता सैयद अहमद थे। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो डेविड हेयर ने किया था, राजा राम मोहन राय के साथ मिल करके। इसकी व्याख्या की बात करें, क्वेश्चन नंबर 21 की व्याख्या क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय एवं डेविड हेयर ने की थी। हिंदू कॉलेज को वर्तमान में प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, क्वेश्चन नंबर 22 की करें तो 1863 में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे देवेंद्रनाथ टैगोर या सत्येंद्रनाथ ठाकुर या सत्येंद्रनाथ टैगोर। 1863 में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्रनाथ ठाकुर थे। सत्येंद्रनाथ ने 1865 में अहमदाबाद के सहायक मजिस्ट्रेट और कलेक्टर के पद पर काम शुरू किया। वे सिविल सर्विसेज में लगभग 30 सालों तक रहे। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि ये जो वुड डिस्पैच हुआ था इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की थी। इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया था। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा 1 और 2 दोनों। इसका आंसर में कहता है कि वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में सिफारिशें निम्न थी। इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की तथा विद्यालय स्तर पर शिक्षा का माध्यम देसी भाषाओं को बनाए जाने का सुझाव दिया। प्रत्येक प्रांत में एक लोक शिक्षा विभाग की स्थापना हुई। इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया तथा तकनीकी विद्यालय एवं अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना की सिफारिशें की। ये क्वेश्चन नंबर 23 था। क्वेश्चन नंबर 24 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है कि इनमें से वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे अरविंद घोष। वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे अरविंद घोष। वंदे मातरम समाचार पत्र का संपादन श्री अरविंद घोष ने किया था। 6 अगस्त 1906 को इस समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। यह अंग्रेजी भाषा में एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। इस समाचार पत्र की स्थापना 1905 ईस्वी में बिपिन चंद्रपाल ने की थी। इसे द न्यूज़पेपर एक्ट 1908 के तहत बंद कर दिया गया था।
नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 25 कहता है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्र के द्वारा प्रचारित किया जाता था? तो ये है अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों का प्रसार अमृत बाजार पत्रिका के माध्यम से किया जाता था, जिसकी स्थापना शिशिर कुमार घोष तथा मोतीलाल घोष के द्वारा की गई थी। यह एक बांग्ला साप्ताहिक पत्रिका थी। 1878 ईस्वी के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का मुख्य लक्ष्य अमृत बाजार पत्रिका ही थी। नेक्स्ट की बात करेंगे, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री इतिहास के पहिए नामक पुस्तक किसके द्वारा रची गई थी? द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री इतिहास के पहिए नामक पुस्तक किसके द्वारा रची गई थी? राम मनोहर लोहिया के द्वारा। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री राम मनोहर लोहिया के द्वारा लिखा गया था। गीता रहस्य के लेखक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हैं। प्रिजन डायरी 1975 के लेखक जयप्रकाश नारायण हैं। यानी द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री के लेखक हैं जो राम मनोहर लोहिया है। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री के लेखक राम मनोहर लोहिया है। गीता रहस्य लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। प्रिजन डायरी के लेखक 1975 जयप्रकाश नारायण हैं। अब हम बात करते हैं 27 की अगर बात करें तो अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा जो पत्रिका संपादित हुई थी वो थे अल हिलाल। अल हिलाल अबुल कलाम आज़ाद। कॉमरेड मोहम्मद अली जौहर। जमींदार मौलाना जफ़र अली खान। बंगाल गजट गंगाधर भट्टाचार्य। अल हिलाल पत्रिका के संपादक अबुल कलाम थे। कॉमरेड के मोहम्मद अली जौहर थे। जमींदार के मौलाना जफ़र अली खान थे। बंगाल गजट के गंगाधर भट्टाचार्य थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की बात हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहता है? राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? इसका व्याख्या देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 28 की व्याख्या क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 28 जो है इसका आंसर देता है 1931। यानी राष्ट्रवादी दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन वर्ष 1931 में प्रारंभ हुआ था। इसका प्रकाशन पटना से किया जाता था। इंडियन नेशन का प्रकाशन पटना से किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 29 है बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया था? तो नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र साहब थे। नील दर्पण दीनबंधु मित्र की रचना है। प्रख्यात बांग्ला नाटककार दीनबंधु मित्र द्वारा रचित नील दर्पण वर्ष 1860 में प्रकाशित हुई थी। इसमें नील आंदोलन का विस्तृत वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक राजेंद्र प्रसाद हैं। इंडिया डिवाइडेड भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई है, जबकि डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। सॉरी जी, इंडिया नहीं, यंग इंडिया होना चाहिए यहाँ पे। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। साप्ताहिक पत्रिका यंग इंडिया का प्रयोग महात्मा गांधी द्वारा अपनी विचारधारा सत्याग्रह और अहिंसा के प्रचार के लिए किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 31 था। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। 32 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? हुंकार तो उपयुक्त में से एक से अधिक देता है। वर्ष 1940 में हुंकार नामक साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन में यमुनाकार जी, राहुल संकृत्यायन और स्वामी सहजानंद सरस्वती संबंधित थे। राहुल संकृत्यायन इसके संपादक थे, यानी कि हुंकार के संपादक राहुल संकृत्यायन थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती इस पत्रिका के प्रमुख प्रकाशक थे। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में कहता है कि पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा था? पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया के लेखक डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर थे। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर हैं। B.R. अम्बेडकर द्वारा लिखित पुस्तक 1947 में भारत के विभाजन से पहले की घटनाओं का एक व्यवहारिक विश्लेषण प्रस्तुत करती है। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करेंगे। 34 क्या कहता है? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का जो आंसर देता है 1, 2, 3 यानी तीनों सही है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लीटन द्वारा अधिनियमित किया गया था। इस एक्ट को गैंगिंग अधिनियम के रूप में भी जाना जाता था। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लॉर्ड लीटन द्वारा अधिनियमित किया गया था। इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के अखबारों के बीच भेदभाव करता था। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 में रद्द कर दिया। इस कानून का लक्ष्य स्थानीय प्रेस को नियंत्रित और विनियमित तथा गैर अंग्रेजी समाचार पत्रों को नियंत्रित करना था। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? देखिए, कुंवर सिंह और अमर सिंह दोनों भाई थे। उन्हीं का बायोग्राफी लिखा गया है किसी के द्वारा, और वो व्यक्ति हैं काली किंकर दत्त।
क्योंकि ऑटोबायोग्राफी यानी जीवनी तो खुद लिखी जाती है, जिसको ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। तो बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक जो हैं वो काली किंकर दत्त हैं, याद रखिएगा। बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक काली किंकर दत्त हैं। इसका प्रकाशन 1957 में KP जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना द्वारा किया गया था। कुंवर सिंह जगदीशपुर के परमार राजपूतों के परिवार से थे, जो वर्तमान में बिहार के भोजपुर जिले का एक हिस्सा है। वीर कुंवर सिंह तथा उनके भाई अमर सिंह ने वर्ष 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि इनमें से कौन न्यू इंडिया समाचार पत्र से संबंधित थी? तो न्यू इंडिया समाचार पत्र से संबंधित व्यक्ति का नाम एनी बेसेंट था। न्यू इंडिया समाचार पत्र से संबंधित व्यक्ति एनी बेसेंट थी। वही इस दैनिक समाचार पत्र को संपादित करती थी, प्रकाशित करती थी, जिसकी स्थापना होम रूल लीग एवं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित समाचार फैलाने तथा संबंधित मुद्दों को उजागर करने के लिए किया गया था। ध्यातव्य है कि कॉमनवेल्थ पत्रिका का संपादन तथा वर्ष 1916 में मद्रास में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा ही की गई थी। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करेंगे तो पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी थी? तो ये है धर्मपाल। द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेनस एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी पुस्तक को धर्मपाल ने लिखा। धर्मपाल भारत के एक महान गांधीवादी विचारक, इतिहासकार और राजनीतिक दार्शनिक थे। धर्मपाल का जन्म वर्ष 1922 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के कांधला में हुआ था। 38 क्वेश्चन नंबर 38 की बात करेंगे। मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी पुस्तक में किस पुस्तक में प्रकाशित किया था? तो यह है द स्पिरिट ऑफ द लॉज, मॉन्टेस्क्यू। फ्रांस के दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखित पुस्तक द स्पिरिट ऑफ द लॉज राजनीतिक सिद्धांत पर आधारित एक पुस्तक है। यह पुस्तक सरकार के सिद्धांत और संरचना पर एक विस्तृत ग्रंथ है। इस पुस्तक में मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन प्रस्तावित किया। उपयुक्त अन्य पुस्तकें भी मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखित है। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करेंगे। 39 में क्या कहा जाता है? 39 में क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है BPSC में, जैसे स्कूल टीचर 2023 पेपर 2 में पूछा, शिफ्ट 1 में, BPSC TRE 2.0 2023 पेपर 1 में पूछा है, तो 2 बार पूछा गया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेस पुस्तक भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है। उनके द्वारा लिखी गई कुछ अन्य प्रमुख पुस्तकें हैं बापू के कदमों में, बाबू इंडिया डिवाइडेड सत्याग्रह एवं चंपारण आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 40 निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें उपयुक्त एक में से अधिक जो है सही सुमेलित नहीं है। एडवोकेट ऑफ इंडिया के लेखक दुर्गादास बसु हैं। इंडियन स्पेक्टेटर का संपादन BS मालावारी ने 20 वर्षों तक किया था। यंग इंडिया का संपादन महात्मा गांधी ने किया था, यानी केवल इसमें एक सुमेलित है, यंग इंडिया। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मादत्त दूसरे सत्याग्रही थे। सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था, तो इसका आंसर सी दे रहा है। इंडियन स्ट्रगल का जो लेखन किया था सुभाष चंद्र बोस थे। अब बात करते हैं द इंडियन स्ट्रगल के लेखक नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। इसमें सन 1920 से 1942 तक के इतिहास का उल्लेख किया गया है। ये बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स की रचना जवाहरलाल नेहरू ने की थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह में दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे, जबकि प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे और तीसरे थे ब्रह्मदत्त। अब हम बात करते हैं 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण। इसमें ब्रह्मा समाज का प्रभाव मुख्यतः सीमित था। ब्रह्मा समाज का प्रभाव कहाँ तक सीमित था? तो ऑप्शन ए में ग्रामीण बंगाल, ऑप्शन बी में दोनों ग्रामीण और शहरी शिक्षित वर्ग, ऑप्शन सी में शहरी शिक्षित वर्ग। तो ये ऑप्शन सी है, शहरी शिक्षित वर्ग। हम यहाँ पे बात करते हैं कि राजा राम मोहन राय ने वर्ष 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की, जो सामाजिक सुधार का एक महत्वपूर्ण संगठन था। इसका प्रभाव मुख्यतः शहरी शिक्षित वर्ग तक ही सीमित था। नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 43 कहता है राष्ट्रवाद को आध्यात्मिक दिशा किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया? राष्ट्रवाद को आध्यात्मिक दिशा किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया? तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो आंसर देता है, क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर है सी, स्वामी विवेकानंद द्वारा राष्ट्रवाद को आध्यात्मिक दिशा लोकप्रिय बनाया गया। स्वामी विवेकानंद द्वारा राष्ट्रवाद को आध्यात्मिक दिशा लोकप्रिय बनाया गया। यही कारण है कि सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद की भारतीय राष्ट्रवाद के आध्यात्मिक पिता के नाम से संबोधित किया। 44 की बात हम करते हैं। 44, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। सन 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म
शुद्ध रूप में पुनः स्थापना करना सामाजिक उत्थान था। सन 1800 यहाँ पे नहीं नज़र आ रहा है, लाहौर आर्य समाज का मुख्यालय स्थापित किया गया था। अब बात करते हैं 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने प्रारंभ किया था? यानी आत्मसम्मान आंदोलन, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का मतलब आत्मसम्मान आंदोलन की जो शुरुआत करने वाले थे ईवी रामास्वामी नायकर थे, जो कि इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो इनमें से कोई नहीं होगा इसमें। सन 1925 में ईवी रामास्वामी नायकर द्वारा तमिलनाडु में आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की गई थी। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्राह्मणवादी आधारित गतिविधियों को तोड़ना, समाज में पिछड़े वर्गों एवं महिलाओं को समान अधिकार दिलाने के लिए आवाज़ उठाया गया था। 1873 में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। यानी सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने 1873 में किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। इंडिया फॉर इंडियंस प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? भारत भारतीयों के लिए है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था प्रसिद्ध नारा। इंडिया फॉर इंडियंस के प्रसिद्ध नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। दयानंद सरस्वती ने सन 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। स्वदेशी व हिंदी का समापन करने वाला आर्य समाज प्रथम संगठन था समर्थन करने वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राजा राम मोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणी थे। दूसरा, स्वामी दयानंद ने भारतीयों के लिए का नारा दिया था। विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था। उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे अगर हम बात कर दें तो यहाँ पे बात करते हैं कि राजा राम मोहन राय को भारत में नवजागरण का अग्रदूत माना जाता है। और राजा राम मोहन राय को भारत में नवजागरण का अग्रदूत माना जाता है। वे नवीन शिक्षा के अग्रदूत रहे हैं। इसके लिए डेविड हेयर के सहयोग से हिंदू कॉलेज 1817 से कलकत्ता एवं वेदांत कॉलेज 1825 कलकत्ता की स्थापना की। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी की। स्थापना स्वदेशी व हिंदी का समर्थन करने वाला यह प्रथम संगठन था। इसका मानना था कि भारत भारतीयों के लिए है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में कलकत्ता 12 नगर में की। इन्होंने 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किया था। इस सम्मेलन में उन्होंने भौतिकवाद व अध्यात्मवाद के मध्य संतुलन स्थापित करने पर बल दिया था। अब 48 की बात करते हैं। पंजाब में कुक्का आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? तो पंजाब में कुक्का आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य सिख धर्म को परिष्कृत करना था। कुक्का आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य सिख धर्म को परिष्कृत करना था। कुक्का पंजाब में एक धार्मिक राजनीतिक आंदोलन था। कुक्का मुख्य रूप से सिख धर्म का हिस्सा नहीं थे। लोगों को एकजुट करने के लिए सतगुरु राम सिंह ने 12 अप्रैल 1872 को कुक्का आंदोलन शुरू किया था। अगर 49 की बात करें, नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है? नव भारत का पैगंबर कहलाने वाले व्यक्ति का नाम राजा राम मोहन राय है। राजा राम मोहन राय को नव भारत का पैगंबर कहा जाता है क्योंकि यह भारतीयों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने वाले पहले व्यक्ति थे। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए 1828 में इन्होंने ब्रह्मा समाज तथा उनके अनुयायियों द्वारा 1836 ईस्वी में बंग भाषा प्रभाषक सभा नामक संस्थाओं की स्थापना की थी, जो धार्मिक, नैतिक, सामाजिक एवं राजनीतिक प्रश्नों पर वाद विवाद करती थी। अब क्वेश्चन नंबर 49 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या कहता है? 49 में कहता है, 49 तो हो गया, 50 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि किस समाज सुधारक को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है? लोक हितवादी गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी कहा जाता है। गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। गोपाल हरि देशमुख महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक और तर्कवादी थे। उन्होंने ब्रिटिश राज के तहत न्यायाधीश का पद संभाला था। किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई? किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई? ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई। किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई? तो ये 1927 ईस्वी में। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1927 ईस्वी में की गई थी। यह दिल्ली में स्थित एक गैर सरकारी संगठन है। इस सम्मेलन की शुरुआत महिलाओं में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। नेक्स्ट की बात करते हैं, किसान विद्रोह एवं आंदोलन। 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद में किसने हस्तक्षेप किया था? तो यह है महात्मा गांधी ने। सन 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद में महात्मा गांधी ने हस्तक्षेप किया तथा मिल मजदूरों के पक्ष में हड़ताल की। यहीं पर गांधी जी ने मजदूरों के पक्ष में पहली बार भूख हड़ताल किया था। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो यह है अहमदाबाद आंदोलन। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 54 की। क्वेश्चन नंबर 54 में कहता है कि किसानों के हित में गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किसके सहयोग से किया था? तो चंपारण सत्याग्रह करने सहयोग से किए थे राजेंद्र प्रसाद के। मुरली भरावा ग्राम के निवासी राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर नील किसानों की स्थिति पर विचार करने एवं उनकी समस्याओं के समाधान के लिए गांधी जी चंपारण मोतिहारी जिला आए और किसानों के पक्ष में सत्याग्रह प्रारंभ किया, जिसे चंपारण आंदोलन कहा जाता है। चंपारण जाने के क्रम में मुजफ्फरपुर में गांधी जी से
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पहली बार मुलाकात हुई, जहां पर उन्होंने राज्य के कई बड़े वकीलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से आगे की रणनीति तय की। इस आंदोलन में गांधी जी के साथ ब्रज किशोर, महादेव देसाई, जेपी कृपलानी, नरहरि पारिक तथा मजहर उल हक इत्यादि थे। अब क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं। चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? तो उपयुक्त में से एक से अधिक व्यक्ति थे, ऊपर में हम लोग देख लिए हैं। जैसे कि यहाँ पे बोले गए कि ब्रज किशोर प्रसाद थे, महाराज देसाई थे, जेपी कृपलानी थे, नरहरि पारिक थे तथा मजहर उल हक इत्यादि थे। गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहाँ के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने आग्रह किया था? तो ये करने वाले व्यक्ति थे राजकुमार शुक्ल साहब। 1916 के लखनऊ में अधिवेशन हो रहा था, वहीं पे राजकुमार शुक्ल साहब ने आग्रह किया था कि जरा बिहार में आकर के देखिए, क्योंकि महात्मा गांधी उस समय काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहे थे, है ना। जैसे बारदोली सत्याग्रह का नेता कौन था? बारदोली सत्याग्रह का नेता जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में गुजरात के किसानों ने सरकार द्वारा की गई लगान वृद्धि के विरुद्ध किया गया हिंसक आंदोलन था। इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने बारदोली की महिलाओं की ओर से वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है? 58 कहता है कि निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा था? तो ये है बारदोली सत्याग्रह गुजरात। बारदोली सत्याग्रह गुजरात। क्वेश्चन नंबर 59 की अगर बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 59 है, ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? तो ये थे सहजानंद सरस्वती। वर्ष 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया, जिसके पहले अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। इस सत्ता ने एक किसान घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें जमींदारी उन्मूलन और सभी किराएदारों के लिए अधिकारों की मांग की गई थी। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। चंपारण आंदोलन के जल आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? तो ये है चंपारण कृषि समिति के स्थापना की। बात करते हैं चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए चंपारण कृषि जांच समिति की स्थापना की थी। चंपारण कृषि जांच समिति के अध्यक्ष एफ.जी. सलाई थे। चंपारण कृषि जांच समिति के अध्यक्ष एफ.जी. सलाई थे। इसके सदस्य थे डी.जे. रीड, महात्मा गांधी, एल.सी. आदामी, राजा हरिहर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह और जी. रैनी, जबकि M.E.L. टेन्नर सचिव थे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें तो 1918 के महीने में चंपारण कृषि कानून, चंपारण एग्रेरियन एक्ट यूरोपीय नील बगान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था। तो ये पारित हुआ था उपयुक्त में से कुछ नहीं। 61 की बात अगर करें तो 61 का व्याख्या कहाँ दिया है? नहीं दिया है। क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ था? तो ये है बिहार एवं बंगाल में। अगर बिहार एवं बंगाल की बात करें, भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग प्रथम उदाहरण बिहार एवं बंगाल क्षेत्र में घटित हुआ। नील विद्रोह 1859 से 62, पावना आंदोलन 1870 से 80 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है? सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कुछ सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए। तो इसका जो आंसर देता है वो सी देता है। इसका आंसर क्या है? सी। इसके आंसर की बात करेंगे तो सी है। तो सी में आपका कौन सा आता है? सी में देख लीजिए 2 का 1 आता है। हाँ, चलिए इसको नीचे करते हैं। 2 का 1, नील के पौधे लगाने वालों का आंदोलन, तो ये चंपारण से संबंधित है। नील के पौधे लगाने वाले का आंदोलन चंपारण विद्रोह से संबंधित है। खेतिहर सत्याग्रह की बात करेंगे तो 3 का बी हो जाएगा। बी की बात करेंगे तो बी का 3 हो जाएगा। खेड़ा सत्याग्रह से संबंधित है खेतिहर सत्याग्रह। अगर बात कर दें 1 का सी तो कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह अहमदाबाद में हुआ था और चौरी चौरा के कारण असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए आह्वान कर दिया गया था 5 जनवरी 1922 ईस्वी को। चौरी चौरा के बारे में जानते ही हैं, जिसके कारण वहाँ पे असहयोग आंदोलन को रोक दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। अब हम बात करते हैं नील के पौधे लगाने वालों का आंदोलन चंपारण को कहा जाता है। खेतिहर सत्याग्रह खेड़ा से संबंधित है। कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह अहमदाबाद से संबंधित है। असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए आंदोलन चौरी चौरा है, यानी चौरी चौरा घटना के कारण असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुई थी। महात्मा गांधी के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? तो ये अगर बात करें 64 के आंसर की बात करें तो 64 का आंसर देता है
सी। 64 का आंसर क्या है? सी है। 64 का आंसर है सी। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? तो इरविन था। ये क्वेश्चन काफ़ी हाईलाइटेड रहा है एग्जाम में। इसमें कहता है कि गांधी जी की लोकप्रियता के कारण चंपारण सत्याग्रह के दौरान उन्हें रोकने के लिए एक ब्रिटिश प्रबंधक इरविन कार्यवाही करने का निर्णय लिया। उसने गांधी जी को रात्रि भोज निमंत्रण दिया, जिसे गांधी जी ने सहर्ष स्वीकार किया। इरविन के निमंत्रण के पीछे गांधी जी की हत्या का षड्यंत्र रचा गया था। उसी समय रसोइया था बत्तख मियाँ ने गांधी जी की जान बचाई थी, दूध को झटक दिया था, गिरा दिया था, जिसके कारण गांधी जी ने उस दूध को नहीं पिया था और फिर उस दूध को बिल्ली पी गई थी, जिसके कारण बिल्ली तुरंत मर गई थी। तब पता चला था कि गांधी जी के दूध में जहर मिलाया हुआ था, यानी गांधी जी को मारने की साजिश थी। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो सी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। हम बात करते हैं इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जुलाई 1876 में कलकत्ता में हुई थी। इस एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी, जो उस समय नरम दल के नेता समझे जाते थे। इस एसोसिएशन का उद्देश्य भारत में शक्तिशाली जनमत का निर्माण करना तथा समान राजनीतिक हितों और महत्वाकांक्षाओं के आधार पर विविध भारतीय जातियों तथा वर्गों का एकीकरण करना था। अब हम 66 की बात करते हैं। मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मद्रास महाजन सभा की स्थापना इनमें से कोई नहीं, यानी 1884 ईस्वी में हुआ था। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1874 में हुआ था। मद्रास महाजन सभा का गठन वर्ष 1884 में एक वीर राघवाचारी एवं सुब्रमण्यम अय्यर एवं पी आनंद चार्लू द्वारा किया गया। इसका मुख्यालय तमिलनाडु में स्थित था। इस सभा का उद्देश्य स्थानीय संगठन के कार्यों को समन्वित करना था। अब क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं। हिंदू मेला किसने संगठित किया था? हिंदू मेला किसने संगठित किया था? तो हिंदू मेला संगठित करने वाले व्यक्ति का नाम राजनारायण बोस था। हिंदू मेला एक सामाजिक सांस्कृतिक संस्था थी, जिसकी स्थापना वर्ष 1867 में गणेंद्र नाथ ठाकुर ने द्विजेंद्र नाथ ठाकुर, राजनारायण बोस और नवगोपाल मित्र के साथ मिलकर की थी। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 68 कहता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स ने किया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 15 जनवरी 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य प्राच्य अध्ययन को प्रोत्साहन प्रदान करना था। अब हम 69 की बात करते हैं। 69 में कहा जाता है कि 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किसने किया था? तो वो किया था विलियम जोन्स ने। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 15 जनवरी 1784 को विलियम जोन्स ने कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम में की थी। पूरे एशिया महाद्वीप में एशियाटिक सोसाइटी ज्ञान और अनुसंधान का सबसे पुराना केंद्र है। अगर 70 की बात करेंगे तो इनमें से किसने यह कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई कि यह एक बहुत सूक्ष्म भाग अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है? इनमें से किसने यह कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई कि कांग्रेस पार्टी बहुत सूक्ष्म भाग अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है? यानी लॉर्ड डफरिन ने कहा था। डफरिन ने यह कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई थी, मजाक उड़ाई थी। यह बहुत सूक्ष्म भाग अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय डफरिन भारत का वायसराय था। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो डफरिन भारत का वायसराय था। लॉर्ड डफरिन, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो डफरिन भारत का वायसराय था। अब हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो हुआ था 1885 ईस्वी में, वो बम्बई में हुआ था, यानी और दूसरा जो हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था। तो यहाँ पे हम इसकी व्याख्या देखते हैं कि सन 1885 में एओ ह्यूम राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। इसका पहला अधिवेशन 1885 ईस्वी में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में बम्बई में हुआ तथा 1886-87 में दूसरा व तीसरा अधिवेशन कलकत्ता एवं मद्रास में दादा भाई नौरोजी व बदरुद्दीन तैयब जी की अध्यक्षता में हुई थी। अब 72 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 72 कहता है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ये करने वाले व्यक्ति का नाम जो था वो एओ ह्यूम थे। एओ ह्यूम ने कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी। अब क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी थे, जिनको पूरा नाम व्योमेश चंद्र बनर्जी है। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 74 कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करने तो एनी बेसेंट होगी। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बोल दे तो सरोजिनी नायडू हो जाएगी। अब देखिए इसकी व्याख्या को पढ़ते हैं। कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। वर्ष 1917 में कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में उन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करेंगे। 75 क्या कहता है
क्वेश्चन नंबर 75 जो है 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आर एन मुधोलकर थे। 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष आर एन मुधोलकर हैं। अब आगे की अगर बात कर दें तो आगे की बात जो करता है वो 76 लखनऊ समझौता हुआ था। लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 में लखनऊ में आयोजित इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के संयुक्त सत्र में दोनों दलों के बीच एक समझौता था। क्वेश्चन नंबर 77 की अगर बात कर दें तो क्वेश्चन नंबर 77 कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो 1922 ईस्वी में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन दिसंबर 1922 में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता C.R. दास ने की थी। इसी अधिवेशन में C.R. दास ने लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रवेश के समर्थन में एक संकल्प प्रस्तुत किया था। इन्होंने 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया था। अब हम बात करते हैं 78 क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं। 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो गया अधिवेशन के अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। गया अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे वो चित्तरंजन दास थे। और हम क्वेश्चन की बात करते हैं 79 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना था? तो ये जो था वो था चंपारण सत्याग्रह जो बना था वो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 1916 का अधिवेशन, जिसमें राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को आने का निमंत्रण दिया था। अब हम आगे की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पेश किए गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कराची अधिवेशन 1931 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए। इसके साथ ही राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबद्ध प्रस्ताव भी पारित किया गया। इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। कराची अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 45वां अधिवेशन था। सूरत अधिवेशन 1960 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गर्म दल एवं नरम दल में विभाजित हो गया। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। गया अधिवेशन 1922 की अध्यक्षता C.R. दास ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहता है कि सुरक्षा बॉल सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए की थी। किसने की थी? तो लाला लाजपत राय। सुरक्षा बल सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरा से बचाने के लिए की गई थी। उपयुक्त विचार लाला लाजपत राय का था। उन्होंने वर्ष 1916 में अपनी पुस्तक यंग इंडिया में सेफ्टी वॉल्व थ्योरी का उपयोग किया और कहा कि यह लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत संगृहीत किया गया था? तो ये है पूर्ण स्वराज का सिद्धांत लाहौर अधिवेशन 1929 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत पारित हुआ था। 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन लाहौर प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया तथा पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया। जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। अब हम 83 की बात करते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? तो ये हराए थे पटाभी सितार मैया। इसकी भी कहानी बहुत दिलचस्प थी, जरा सुनते हैं क्या है। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी, मध्य प्रदेश में त्रिपुरी है, अधिवेशन 1939 ईस्वी में पटाभी सितार मैया को हराकर अध्यक्ष बने थे। गांधी जी द्वारा प्रस्तावित उम्मीदवार पटाभी सितार मैया की पराजय हुई, यानी कि पटाभी सितार मैया को खड़ा करने वाले व्यक्ति गांधी जी थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस से पटाभी सितार मैया हार गए थे। संभवतः महात्मा गांधी ये ईगो पर ले लिए और कहें कि ये पटाभी सितार मैया ने नहीं हारा है, ये हम हार गए हैं, बड़ी हार थी। परंतु कांग्रेस कार्यकारिणी में महात्मा गांधी के समर्थकों का बहुमत होने के कारण उन्होंने वर्ष 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। शेष समय के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष का पद सौंपा गया। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करें तो 84 क्या कहता है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था? स्वदेश बांधव समिति का गठन अश्विनी कुमार दत्त ने किया था। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान अश्विनी कुमार दत्त ने 6 अगस्त 1905 को स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की, जिसका उद्देश्य स्वदेशी वस्तुओं की खपत को बढ़ावा देना था। बरिसाल हितैषी नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन अश्विनी कुमार दत्त ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो प्रथम भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये पटना में हुआ था। प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन पटना में हुआ था। यह सम्मेलन मई 1934 में हुआ था। इस सम्मेलन के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। अब आगे की बात करते हैं, बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन की बात करेंगे तो इसमें क्वेश्चन नंबर 86 से शुरू करते हैं। बंगाल विभाजन को
किसके कार्यकाल में वापस लिया गया था? यानी बंगाल विभाजन करने वाले व्यक्ति कर्जन थे, लेकिन इसको वापस ले लिया गया था लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। तो इसका आंसर होगा लॉर्ड हार्डिंग। यानी बंगाल के विभाजन को लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में वापस लिया गया। वर्ष 1911 में दिल्ली सरकार का आयोजन किया गया, दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी बनाने तथा बंगाल विभाजन को रद्द करने का निर्णय लिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 86 के बाद क्वेश्चन नंबर 87 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 87 कहता है, क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87 है, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये है शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। इस दिन हिंदू और मुस्लिमों ने एक दूसरे को राखी बांधकर अपनी एकता दिखाई थी। बंगाल का विभाजन बंगाल के पूर्वी भागों को शेष बंगाल से अलग करने का निर्णय था। इसकी घोषणा 19 जुलाई 1905 ईस्वी को की गई थी। भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने की थी। यह विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। बंगाल विभाजन के विरोध में भारतीयों ने स्वदेशी एवं बहिष्कार को प्रथम बार संघर्ष बनाया था। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 88 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 88 कहता है, बंगाल का विभाजन कब प्रभावी हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल का विभाजन प्रभावी हो गया था। 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल का विभाजन प्रभावी हो गया। 89 की बात करते हैं, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत को कब अपनाया गया था? तो ये है पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल विभाजन। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 कहता है कि बांग्लार माटी यानी बांग्लार जल के लेखक कौन थे? जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था और जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राज्य गान के रूप में प्रस्ताव किया था। तो इसका जो हो जाएगा वो है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने बांग्लार जल के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर थे, जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था। इसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही नए गाने राज्य के रूप में एक प्रस्ताव पारित किया था। 91 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 91 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 91 कहता है, निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से संबद्ध नहीं था? तो ये उपयुक्त में से कोई नहीं। बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू होम रूल आंदोलन से संबद्ध थे। बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू होम रूल आंदोलन से संबद्ध थे। सरोजिनी नायडू 1919 में ऑल इंडिया होम रूल लीग के सदस्य के रूप में लंदन गई थी। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 92 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 92 की अगर बात करें, निम्नलिखित में से भारत के स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में कौन सा सही है? भारत के स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के प्रति निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में कौन सा सही है? तो मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में सही की बात करेंगे तो पहला ऑप्शन क्या कहता है? पहला ऑप्शन कहता है कि इसने क्रिप्स मिशन 1942 का प्रस्ताव इस आधार पर अस्वीकार किया कि उसकी पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया। बी कहता है कि इसने बेबल योजना 1945 को अस्वीकृत किया क्योंकि उसकी स्वतंत्रता पाकिस्तान की मांग को यह कमजोर कर सकती थी। सी कहता है कि 1946 इसने कैबिनेट मिशन प्रस्तावों को अस्वीकार किया और 1946 में सीधी कार्रवाई का सहारा लिया। और फिर इनमें से एक से अधिक अगर बात करें तो इसका जो आंसर है वो इसका आंसर देता है क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 का है इनमें से एक से अधिक। 92 का क्या कहता है कि भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के संदर्भ में दिए गए प्रश्न में एक से अधिक विकल्प सत्य हैं। मुस्लिम लीग को क्रिप्स मिशन के प्रावधानों में मुसलमानों के आत्मनिर्धारण के सिद्धांत तथा पृथक पाकिस्तान की मांग को स्वीकारा नहीं गया था। लॉर्ड बेवेल ने भारत में प्रतिरोध को हल करने के लिए ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों को भारत की जनता के सामने प्रसारित किया, जिसे बेबल योजना कहा जाता है। मुस्लिम लीग ने बेबल योजना 1945 को अस्वीकृत किया क्योंकि उनकी स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को यह कमजोर कर सकती थी। 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों को अस्वीकार किया तथा इससे खुद को अलग कर लिया और 1946 में सीधी कार्रवाई का सहारा लिया, जिसके बाद देश भर में दंगे शुरू हो गए। अब बात करते हैं 93 की बात करते हैं। 93 क्वेश्चन नंबर 93 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 93 कहता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने किस वर्ष अलग पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव रखा था? तो यह था 23 मार्च 1940। 23 मार्च 1940 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में भारत से पृथक पाकिस्तान राज्य की मांग का प्रस्ताव रखा था। अब अगर आगे की बात करते हैं 94 की बात करते हैं तो 1915 में होम रूल लीग किसने प्रारंभ किया था? 1915 में होम रूल लीग प्रारंभ करने वाले व्यक्ति का नाम एनी बेसेंट था। 1915 में होम रूल लीग प्रारंभ करने वाले व्यक्ति का नाम। तो अब ये वीडियो 1 घंटे की हो गई है। जो बचा क्वेश्चन है करीब 150 इसमें क्वेश्चन है और जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसको अगले वीडियो में हम अपलोड कर देंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा अच्छा लग जाए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आगे
इस बुक का जितना भी पार्ट है, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, सारे पार्ट्स को इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं और एक एक करके सारे का डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। तो आज की सभा यहीं पे हम संपन्न करते हैं, आज की वीडियो यहीं तक। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, जहाँ भी रहिए मस्त रहिए। धन्यवाद।